अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक गज़ल के अशार की तशरीह है, जो कि 10वीं क्लास के हवाले से है कि 10वीं जमात में गज़ल के अशार की तशरीह कैसे की जाती है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि इसमें किस तरह से आपने तशरीह करनी है और कितने नंबर होते हैं इसके, और आपने इसमें हवाला जाती शेर लिखना नहीं लिखना, मफ़हूम लिखना या नहीं लिखना, ये मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी जो है हिस्सा इंशाइया, ये दूसरा हिस्सा होता है मारूज़ी के बाद। हिस्सा इंशाइया में ये हिस्सा नज़्म और गज़ल आता है, उसमें से गज़ल के अशार की तशरीह 3 अशार दिए जाते हैं, जिनमें से आपने 2 करने होते हैं और उसके 4 नंबर होते हैं। ठीक है, 4 नंबर होते हैं और 5 से 6 मिनट में जो है आपने एक शेर की तशरीह करनी होती है। तो ये आपको 3 अशार दिए जाएंगे, उसमें से आपने 2 अशार की तशरीह करनी है। अब हम देखते हैं कि इसमें किस तरह से आपने तशरीह करनी है। सबसे पहले आप लिखेंगे सवाल नंबर 2 हिस्सा बे। ठीक है, हिस्सा अलिफ जो है मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, नज़म के अशार की तशरीह। अब हिस्सा बे है गज़ल के अशार की तशरीह। हिस्सा नज़म में था कि 4 अशार आएंगे और उसमें से आपने 3 करने होंगे, जबकि हिस्सा नज़म हिस्सा गज़ल जो है उसमें से आपने 3 अशार दिए जाएंगे और उसमें से आपने 2 शेर करने हैं। ठीक है, तो ये 4 नंबरात के अशार होते हैं। सबसे पहले आपने सवाल नंबर 2 हिस्सा बे लिखना है, उसके बाद आपने लिखना है गज़ल के अशार की तशरीह। ठीक है, उसके बाद आप शेर लिखेंगे। बेहतर यही है कि शेर लिख दें तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ अगर आपने वक्त बचाना है तो आप शेर ना लिखें, सिर्फ उसका नंबर दे दें। ठीक है, उसके बाद मिसरे जो है आपने दोनों बराबर लिखने हैं। कोई मिसरा एक बड़ा या एक छोटा नहीं लिखना, या पहले वाला छोटा हो जाए दूसरा बड़ा हो जाए, इस तरह से आपने मिसरे नहीं लिखने, मिसरे दोनों बराबर लिखने हैं। उसके बाद आता है सवाल कि उसमें गज़ल का उन्वान क्या होता है। गज़ल का कोई उन्वान नहीं होता, सिर्फ उसमें शायर का नाम लिखना होता है। जैसा कि ये शेर है, आज क्या बात है कि फूलों का रंग तेरी हंसी से मिलता है। तो ये शेर जो है जिगर मुरादाबादी की गज़ल से लिया गया है, और इसके बाद आपने जिगर मुरादाबादी का नाम लिख देना है, या जो भी शायर होगा, जो भी गज़ल से शेर लिया जाएगा, आपने उसके शायर का नाम लिखना है। और इसमें ये याद रखिएगा कि गज़ल का कोई उन्वान नहीं होता। नज़म का उन्वान होता है, सबक का उन्वान होता है, गज़ल का कोई उन्वान नहीं होता। तो आपने उसमें गज़ल के शायर का नाम लिखना है। उसके बाद सवाल आता है जी कि मफ़हूम लिखना या नहीं लिखना, हल लुग़त लिखनी कि नहीं लिखनी। आपने ना ही मफ़हूम लिखना है, ना ही हल लुग़त लिखनी है। आपने अपना वक्त बचाने के लिए ये दोनों चीज़ें नहीं लिखनी। बाज़ बच्चे होते हैं जिनको शेर समझ नहीं आता, तो वो मफ़हूम लिख लेते हैं, और ये मफ़हूम और हल लुग़त जो होता है वो सिर्फ़ किताबों में आपको समझाने के लिए लिखा जाता है, ताकि आपको याद हो सके, उसका मानी और मफ़हूम आपको याद हो जाए। तो इसलिए पेपर पे जब आप लिखेंगे तो आपने ये मफ़हूम और हल लुग़त नहीं लिखने। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं तशरीह की तरफ। तशरीह कैसे शुरू करनी है, आपने लफ्ज़ तशरीह लिखेंगे, उसके बाद आप लगाएंगे तफसीलिया की अलामत। ठीक है, जहाँ पे हमने तफसील बयान करनी होती है वहाँ पे हम तफसीलिया की अलामत लगाते हैं। तो यहाँ आपने आगाज़ कैसे करना है, तशरीह तलब शेर में शायर बयान करते हैं, इस तरह से आपने शेर की तशरीह शुरू करनी है। बेहतर तो ये होगा कि आप अगर शायर के तारुफ से 1 या 2 लाइनें उसमें लिख लें तो वो भी तशरीह में अच्छा इजाफ़ा होगा। तो आप शायर का तारुफ लिख के 1-2 लाइनों में, उसके बाद आप करें तशरीह तलब शेर में शायर बयान करते हैं कि। अब ये जो फूलों के हवाले से बात की जा रही है कि उसकी हंसी में जो है वो रंग मिलता है फूलों का, तो इस तरह आपने शेर को भी रिलेट करना है, और तशरीह जो है आपने वो भी शेर के मुताबिक ही करनी है। ठीक है, पहले आपने शेर को समझना है, उसके बाद आपने उसकी तशरीह करनी है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि बयान करते हैं कि हर आशिक के लिए अपने महबूब हर अदा
قابل دید ہوتی ہے۔ تو یہاں پر وہ اس کی ادا کون سی ہے کہ جو وہ مسکرا رہا ہے یا اس کا محبوب جو مسکراتا ہے وہ اس کی ادا ہے، تو وہ اس پر جان کو نچھاور کرتا ہے، قربان ہوتا ہے۔ اس کی مسکراہٹ میں کھو جانا عاشقی کی معراج ہے، یعنی کہ ایک عاشق جو ہے وہ اپنے محبوب کی مسکراہٹ میں کھو گیا ہے۔ تو آپ نے یہ سارا تشریح جو کرنی ہے وہ آپ نے شعر سے ریلیٹ کر کے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ شعر سے ادھر ادھر آپ نے تشریح نہیں کرنی، ٹو دی پوائنٹ کرنی ہے۔ پھر آپ اس کے بعد لکھیں گے کہ محبوب کے مسکرانے کو پھولوں کے ساتھ یوں پیش کرتا ہے۔ شاعر جو ہے محبوب کے مسکرانے کو پھولوں کے ساتھ یوں پیش کرتا ہے بقول شاعر۔ اب یہاں پر آپ نے حوالے کا شعر دینا ہے۔ اب حوالہ شعر کیا ہے؟ حوالہ شعر یا حوالہ جاتی شعر وہ ہوتا ہے کہ جو آپ تشریح کے دوران لکھتے ہیں، یعنی کہ جب آپ تشریح کر رہے ہوتے ہیں اس سے مناسبت رکھتا ہوا کچھ شعر جو آپ کو یاد آ جائے یا آپ نے یاد کیا ہو تو آپ اس تشریح میں لکھ سکتے ہیں۔ کم از کم ایک شعر آپ لازمی لکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ تشریح جو ہے آدھ صفحے سے ایک صفحے تک، جو ٹاپرز ہیں یا اچھے بچے ہیں وہ تو 1.5 صفحے کی بھی کر لیتے ہیں، لیکن جو میڈیاکرز ہوتے ہیں وہ آدھا صفحہ کم از کم کریں اور ایک شعر لکھیں حوالے کا، ٹھیک ہے؟ اس کو حوالہ جاتی شعر کہتے ہیں۔ حوالہ شعر وہ نہیں ہوتا کہ جو اوپر آپ نظم سے اوپر یا غزل سے اوپر لکھ دیتے ہیں کہ حوالہ شعر کی کہاں سے شعر لیا گیا، اس کو نہیں کہتے، وہ بہت سی گائیڈوں میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن حوالہ جاتی شعر جو ہوتا ہے یا حوالہ شعر جو ہوتا ہے وہ آپ نے تشریح کے درمیان میں لکھنا ہوتا ہے یا آخر میں لکھنا ہوتا ہے، جہاں پہ بات مناسب بن رہی ہو اس کے مطابق آپ نے شعر لکھنا ہوتا ہے۔ حوالے کو انگریزی میں ریفرنس بھی کہتے ہیں، تو آپ نے اس کا ریفرنس دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اس نے ریفرنس دیا ہے احمد فراز کے شعر کا۔ اگر آپ کو شاعر کا نام یاد ہو تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ کو شاعر کا نام یاد نہیں ہے تو آپ بقول شاعر لکھ کر بھی وہ شعر مکمل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے شعر کا حوالہ دیا کہ جی بقول شاعر سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں۔ اب یہاں پر بات آ رہی ہے وہی مسکرانے کی، مسکراہٹ کی، پھولوں کی، تو یہاں پر بھی اسی سے ملتا جلتا شعر کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ اس طرح سے آپ نے حوالے کا شعر ایک شعر لازمی دینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اس سے یہ ہے کہ اچھا امپریشن پڑتا ہے اور آپ کی تشریح جو ہے وہ اچھی ہو جائے گی۔ تو آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی، کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔